राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी 3 भाइयों पर आधारित है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। और अगर कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के समर्थन की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। सोनापुर नामक गांव में वैद्यराज ज्ञानसुख रहते थे। गांव में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग उनकी औषधि पर भी विश्वास करते थे। घर में अकेले कमाने वाले वही थे और वो अभी वृद्ध भी हो चले थे। उनके 3 हट्टे कट्टे बेटे थे, पर वे करते कुछ नहीं थे। वैद्यराज को इसी बात का गम खाए जा रहा था। कई बार उन्होंने अपने बेटे सदानंद से कहा भी था, बेटा मुझसे वैदक सीख लो, तुम्हारे जीवन में काम आएगी। बेटा मेरे मरने के बाद इसे कौन करेगा और वैद्य की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। पर वह एक कान से सुनता और एक कान से निकाल देता। एक बार वैद्यराज बहुत ज्यादा बीमार हो गए और उनके बचने की भी उम्मीद नहीं रही। वे अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बड़े बेटे सदानंद को आज महसूस हुआ कि मैंने तो अपनी जीविका के लिए कुछ सीखा भी नहीं है, अभी भी कुछ पूछ लूं। वह उनके पास पहुंचा। तब तक गांव की एक महिला वैद्यराज के पास दवाई लेने आई। वैद्यराज की हालत देखकर उसने कहा, वैद्यराज जी, मैं तो आपसे दवाई लेने आई हूं, पर आपकी हालत खराब है। तो वैद्यराज ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मरने से पहले भी मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी की मदद करके जाऊं। वैद्यराज ने उसको नुस्खा बताया। सदानंद ने बड़े ध्यान से अपने पिता की बात सुनी, पर वो अंतिम बात ही सुन पाए। हरड़ और सनाए की बराबर 1-1 ग्राम मात्रा लेकर उसका चूर्ण बना लो और ठंडे पानी के साथ खा लो। बाकी सदानंद ने कुछ नहीं सुना, सिर्फ इतनी ही बात सुनी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये किस मर्ज की दवाई लेने आई थी। सदानंद ने यह नुस्खा सीख लिया। थोड़ी देर में ही वैद्य जी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी और उनकी सांसें उखड़ने लगी और हालत बिगड़ती गई। रात में उनका देहांत हो गया। उसके बाद सदानंद ने घोषित कर दिया कि उन्होंने वैदक सीख ली है और अब वे दवाई दिया करेंगे। दुकान खोलकर सदानंद शाम तक बैठे रहते, लेकिन कोई मरीज नहीं आते। एक शाम को धोबिन उनके पास आई तो उन्हें लगा कि ये दवाई लेने के लिए आई है। सदानंद की आंखें चमक उठी। वह बहुत दुखी थी। आते ही रोना शुरू कर दिया। रोने के कारण उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। क्या हुआ? सदानंद ने पूछा। वैद्यराज, मेरा गधा कहीं खो गया है, वही मेरी रोजी रोटी थी, उसके बिना मैं क्या करूं? धोबिन जोर जोर से रो पड़ी। घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। 1 ग्राम हरड़ और सनाए को बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर ठंडे पानी के साथ खा लो। पुड़िया बनाकर धोबिन के हाथ में थमा दी। धोबिन हैरानी से सदानंद का चेहरा देख रही थी कि मेरे ये दवाई खाने से मेरा गधा वापस कैसे आ जाएगा। फिर भी उसने दवाई ली और अपने घर आकर दवाई खा ली। एक पुड़िया खाते ही धोबिन का पेट खराब हो गया और वो बार बार खेत की तरफ जाने लगी। पूरा दिन इसी क्रम में चला गया। वह निढाल हो गई। शाम को वह दूर एक खेत में गई तो देखा उसका गधा वहीं एक कोने में खड़ा चल रहा है। वह बहुत खुश हुई और रात में ही वैद्यराज को दवा के पैसों के साथ साथ थोड़ी सी बख्शीश के रुपए भी मिलाकर दे आई। उस नगर की रानी के वो कपड़े धुलती थी और बहुत चहेती बनी हुई थी। महाराज आजकल राजकाज के काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। कई दिन हो गए महल में भी नहीं जा पा रहे थे। महारानी बहुत परेशान थी। धोबिन जब कपड़े देने को गई तो देखा महारानी बहुत उदास थी। वह तो उनकी मुंह लगी हुई थी। बोली, महारानी क्या बात है जो आपके मुख पर उदासी छाई हुई है? रानी की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी कि आजकल महाराज महल में नहीं आते, पता नहीं क्या बात हो गई है। कहीं से सूचना मिली है कि वे दूसरे विवाह के जुगाड़ में लगे हुए हैं। धोबिन को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने राज भरे स्वर में कहा, महारानी जी, एक बात कहूं, इसका उपाय है मेरे पास। महारानी ने अधीरता से कहा, क्या उपाय है? जल्दी से बताओ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। धोबिन ने कहा, हमारे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, वह बहुत ही गुणी हैं और हर मर्ज का इलाज है उनके पास। हमारे गांव में पड़ोस में ही रहते हैं। महारानी ने आदेश दिया, जाओ तो फिर वैद्य को तुरंत ही बुलाकर लेकर आओ और मुझे दवा दिलवाओ। दासी चटपट से वहां गई और वैद्य जी को महारानी जी की खबर सुनाई। वैद्य ने जब ये बात सुनी तो उसके मन में सनका हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, यहाँ तो मैं धांधली कर रहा था,
पर वहां तो मेरी पोल खुल जाएगी और मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन महारानी का आदेश था, टाला नहीं जा सकता था। अगर नहीं गया तब भी वही हाल होगा, यानी इधर कुआं उधर खाई और सदानंद की जान आफत में आई। मरना तो दोनों तरफ सही था, तो इसलिए उन्होंने महारानी के यहाँ जाना ही उचित समझा। उन्होंने बैदक का झूला उठाया और दासी के साथ महारानी के यहाँ आ गए। उन्होंने महारानी के लिए दवा दी। 1 ग्राम हरड़ और सनाए का चूरन बनाकर पुड़िया देते हुए कहा, इसे पानी के साथ ले लेना। और इतना कहकर वैद्य अपने घर चले गए। महारानी ने एक ही पुड़िया खाई थी और उनकी वही हालत हुई जो धोबिन की हुई। पेट खराब हो गया। हालत इतनी खराब हुई कि यह खबर महाराज के पास भी पहुंच गई। महाराज सारा राजपाट काम छोड़कर महारानी की तरफ भागे चले आए। सभी कामों की छुट्टी कर दी गई और पूरी रात सिरहाने बैठे बैठे महारानी की सेवा सुरवा करते रहे। महारानी तो बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन धोबिन आई तो महारानी ने कहा, तुम्हारे वैद्यराज की दवा कठिन तो बहुत है पर असरकारी है, मुझे तो पूरा फायदा हुआ है। खुश होकर उन्होंने मोतियों का हार निकालकर धोबिन को दे दिया और कहा, जाओ वैद्यराज को बुला कर लाओ। धोबिन वैद्यराज को बुलाने गई तो उसको देखते ही वैद्यराज कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं यह दवा नुकसान कर गई और महारानी को कुछ हो न गया हो। लगता है हमें सजा देने के लिए बुलाया गया है। धोबिन वैद्यराज को महारानी के पास लेकर पहुंची। महारानी ने महाराज से कहा कि आज हमारी जान इन्हीं वैद्यराज की वजह से बची है, अतः आप इनको राजवैद्य बना दें। राजा ने कहा, ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी, हम वैसा ही करेंगे। उन्होंने सदानंद को अपने राज्य का राजवैद्य बना दिया। सदानंद ने तो अपनी किस्मत के बारे में ऐसा जाना भी नहीं था। अचानक इतनी खुशी मिलने पर सदानंद जैसे फूले नहीं समा रहे थे, पर उनको एक डर भी था कि यह निपट धांधली की बात है। जब आगे पोल खुलेगी तब क्या होगा, आगे वास्तव में कोई परेशानी होगी तो क्या करेंगे। और वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही थी। एक दिन उनके राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया और महाराज बहुत चिंतित हो गए। महारानी ने पूछा, महाराज क्या बात है? राजा ने कहा, हमको पता भी नहीं चला, एकदम से पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। हम इतनी जल्दी मामला कैसे संभाल पाएंगे? महारानी बोली, इसका समाधान है। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या समाधान है इसका आपके पास? रानी प्रसन्न होकर बोली, राजवैद्य। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, राजवैद्य, वह इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? महारानी बड़े गर्व से बोली, महाराज, उनके पास हर मर्ज का इलाज है, आप उनसे पूछो राजवैद्य उनको क्यों बनाया गया है। राजा आश्चर्य में पड़ गए। महाराज ने दासी से कहा, जाओ वैद्यराज को बुलाकर ले आओ। दासी जब सदानंद के पास पहुंची तो सदानंद उसको देखकर घबरा गए और मन ही मन सोचने लगे कि अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। अब क्या हो गया है? किसी को कोई परेशानी है या कोई बीमार हो गया है, या तो मुझे दवाई देने के लिए बुलाया गया है, या फिर आज मैं मुसीबत में फंसने वाला हूँ। सदानंद इस प्रकार सोच ही रहे थे कि दासी ने कहा, चलो आपको महाराज बुला रहे हैं। सदानंद ने सोचा, अब तो निश्चित रूप से कोई न कोई कारण है, मरता क्या न करता। सदानंद अपना थैला लिया और चल दिए। जाना तो पड़ेगा ही, ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी हरड़ और सनाए थैली में रख ली और चलने के लिए तैयार हो गए। महाराज के सामने पहुंचकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और बोले, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? महाराज ने कहा, वैद्यराज, आज हमारे राज्य पर हमला करने के लिए पड़ोसी राज्य के राजा ने डेरा डाल दिया है। हमारी सीमा पर उसकी सेना ने तंबू खेमा भी लगा लिए हैं। हमारी कोई तैयारी भी नहीं है, हमें पता भी नहीं चला। अब इतनी जल्दी क्या हो सकता है? निश्चित रूप से हमला कर देंगे और हमें हरा देंगे और हमारा राज्य हड़प लेंगे। यह संकट की घड़ी आन पड़ी है, इसमें आप ही कुछ कर सकते हो। वैद्यराज ने कहा, मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ? महाराज ने कहा, महारानी कह रही है कि तुम्हारे पास हर मर्ज की दवा है, तो आप इसकी दवाई भी दीजिए। आखिर आप हमारे राजवैद्य किस बात के हैं? अब सदानंद के मन में बहुत क्रोध आया और भयभीत भी हुए। क्रोध इसलिए आया कि भला बताओ, इसमें कोई क्या ही दवा दे सकता है? अरे, हमला कर दिया है तो युद्ध करो, हराओ उनको, भगाओ यहाँ से। लेकिन राजा को कौन समझाए, और रही बात दवा की तो उन्हें तो वही हरड़ और सनाए आता है। इस बात को सोचकर सदानंद भयभीत हो गए कि अब तो पोल खुलनी ही खुलनी है और इसका अंजाम उसको भुगतना ही पड़ेगा।
खैर जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर सदानंद ने हर और सनाए निकाली और उसकी पुड़िया बनानी शुरू कर दी और राजा को दे दी। कहा, जितने भी सैनिक हैं उनको एक एक पुड़िया खिला दो। ऐसा कहकर मन ही मन उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे भगवान, एक बार मुझको और बचा लो। महाराज ने सभी सैनिकों को एक एक पुड़िया खिला दी। पुड़िया खाते ही सैनिकों को दस्त लग गए और एक एक सैनिक 20-20 बार जाता। सभी का यही हाल हो गया। सुबह से ही सैनिकों के आने जाने के क्रम में उनका यह कार्यक्रम अनगिनत बार और अनवरत रात तक चलता रहा। सीमा पर डेरा डाले हुए राजा ने अपने जासूसों को नियुक्त कर दिया कि कैसे भी पता लगाओ, देखो, सैनिकों की गणना करो कि सेना में कितने सैनिक हैं, उसी के अनुसार हम फिर अपनी रणनीति बनाएंगे। बहुत सवेरे से ही उनके सैनिक जासूस एक ऊंचे टीले पर खड़े हो गए थे। राज्य के पराकोटे के बाहर जो खाई खुदी हुई थी, वहां पर सैनिकों के दिशा मैदान आने के क्रम को देख रहे थे। रात को जासूसी दिमाग में यह कुराफात आई कि सभी मैदान में आएंगे सवेरे सवेरे, वहीं पर पता चल जाएगा कि कितने सैनिक हैं, गिनती अच्छे से कर पाएंगे। अब दोनों जासूस गिनती करने लगे। बड़े सवेरे से ही सैनिकों के दिशा मैदान में आने का क्रम शुरू हुआ तो दोनों जासूस उनके लोटे गिनते गिनते थक गए। अब रात होने को आई, तब उनमें से एक जासूस भागता हुआ राजा के पास गया और हाँफते हुए बोला, हमसे बड़ी भूल हो गई महाराज, बड़ा धोखा हुआ है। राजा ने कहा, क्या हो गया? जासूस बोला, उनकी सेना में जो हमारे जासूस थे ना, उन्होंने हमें झूठी सूचना दी है। उन्होंने राजा के सैनिकों को गिनने में गलती कर दी। जितने उन्होंने हमें सैनिक बताए थे उतने नहीं हैं। हमारे सैनिकों से उनकी तो 100 गुना ज्यादा संख्या है। सवेरे से हम 2 लोग उनके सैनिक गिन रहे हैं, वह दिशा मैदान आ रहे हैं। हम उनके लोटे गिनते गिनते थक गए, पर उनका आना अभी खत्म नहीं हुआ है। महाराज, उनके सैनिकों की संख्या अभी भी अंधेरे में है। हमें सही बात का पता नहीं चल पाया है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, या फिर हमारे जासूस को उन्होंने पकड़ लिया है और उनके द्वारा हमें झूठी सूचना देकर फंसाने के लिए बुलाया गया है, ताकि हम यहाँ हमला बोले और वह हमें हराकर आपको कैद कर ले और आपका राज्य हड़प ले। राजा ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। उसने कहा, तुम सच कहते हो। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जैसे होनहार जासूस मेरी सेना में हो। यह तो अच्छा हुआ कि तुम जैसे काबिल जासूस आज सवेरे से ही मैंने लगा दिए थे और हमने यह पता करने की कोशिश की कि उनके सैनिकों की संख्या का पता करें। वो तो हमारा दिमाग काम कर गया था, नहीं तो आज समझो हमारा सत्यानाश हो ही गया था। ऐसा कहकर उन्होंने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, सेनापति जी, फौरन यहाँ से कूच करो और यहाँ से निकलो। हमें धोखा हुआ है। यहाँ की सेना तो हमारी सेना से 100 गुना ज्यादा है। हम मारे जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। सेनापति ने कहा, जो आज्ञा, कहकर फौरन वहां से डेरा तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए। इधर महाराज, महामंत्री, सेनापति सदानंद एक साथ बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी तरफ से हमला हो। जब पूरी रात शांति छाई रही तो सवेरे उनके जासूस देखने गए कि देखें तो युद्ध का क्या हालचाल है और अभी तक उन्होंने हमला क्यों नहीं किया है। उन्होंने देखा कि वहां तो धूल उड़ रही है और जहां तंबू खेमे गाड़े गए थे वहां से उनके उखड़ने के निशान और गड्ढे बाकी हैं और कुछ भी नहीं है। यह देखकर जासूस हैरान रह गया। यह खबर जाकर उन्होंने राजा को सुनाई और कहा, महाराज, राजा तो डरकर भाग गया है। राजा यह खबर सुनकर खुशी से नाच उठे। सदानंद फिर एक बार अपने भाग्य पर इतराने और इठलाने लगे। महारानी ने जब यह खबर सुनी तो कहा, राजवैद्य की दवा थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन है बहुत कारगर। अब इस बात का लोहा तो राजा भी मान गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलवाया, खूब सारा पुरस्कार दिया और असरफियों की बरसात कर दी और उनके लिए एक महल भी बनवा दिया और कहा, अब आप यहीं रहिए। सदानंद बड़े आराम से रहने लगे। एक निठल्ला तो किसी तरह से काम पे लग गया। अब बाकी 2 निठल्ले बचे थे। उनके साथ उनके भाई परमानंद और ब्रह्मानंद भी आकर रहने लगे। वे कुछ करते धरते तो नहीं थे, आराम से खाते पीते थे और सोते और घूमते रहते। सदानंद की पत्नी उन्हें रोज रोज ताना मारती थी, भुनभुनाती जाती थी कि यह मुष्टंडे पड़े पड़े खाते हैं, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हैं। अपनी भाभी की रोज रोज की चिक चिक से परमानंद उब गया था। अब उसने फैसला कर लिया कि वह नौकरी जरूर ढूंढेगा और नौकरी करेगा भी। उसने अपनी भाभी से कह दिया कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारा मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नकारा नहीं हूं मैं। ऐसी लंबी लंबी बातें हाँक कर वह नौकरी की तलाश में लग गया।
परमानंद रोज नौकरी ढूंढने के लिए निकलता, पर कोई उसे नौकरी नहीं मिलती। रात को आकर वह खाता पीता सो जाता। दूसरे दिन फिर नौकरी ढूंढने निकलता। सदानंद की पत्नी को लग रहा था कि यह निकम्मा बस नाटक कर रहा है, यह कोई नौकरी वोकरी ढूंढने नहीं जाता है। अगर ये नौकरी ढूंढता तो इसको नौकरी मिल नहीं जाती। और बताओ अब इनको कब तक खिलाया जाए, यह सोच सोच कर वह उसको झिड़कती रहती थी। परमानंद स्वभाव से बड़ा डरपोक था, लेकिन डीगे बहुत हाका करता था। इसी वजह से सदानंद की पत्नी उस पर शक करती थी कि यह बहाने बनाता है, नौकरी वोकरी कुछ नहीं ढूंढता है। एक दिन परमानंद ने कहा, मेरे लिए खाने के लिए कुछ बना देना, मैं नौकरी ढूंढने जाऊंगा। सदानंद की पत्नी ने कहा ठीक है, और उसने उसके लिए 30 लड्डू बनाए और उन लड्डुओं में घातक जहर मिला दिया। परमानंद जब दूसरे दिन नौकरी ढूंढने के लिए जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने अपनी भाभी से पूछा, भाभी मेरा खाना तैयार है, जलपान बांध दिया है? तो भाभी ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बांध दिया है, और अब यहाँ कभी लौट कर मत आना। भाभी ने कहा। परमानंद ने खुश होकर कहा, भाभी अब मैं नौकरी ढूंढ कर ही लौटूंगा, ऐसे नहीं लौटूंगा। और इतना कहकर उसने अपने घोड़ा सजा लिया, खाने की पोटली ली और चल दिया। उसने पूर्व दिशा की तरफ रुख किया। चलते चलते उसे 1 घंटा हो गया। उसने अपने राज्य की सीमा लांघी और शांति नगर की सीमा में प्रवेश किया। शांति नगर में डाकुओं का बड़ा आतंक था। वहां की प्रजा उन डाकुओं से थर थर कांपती थी। वे बड़े निर्दयी थे। जहां कहीं भी उनका दाव लगता वे लूटपाट करते, और कोई विरोध करता तो उसको मार डालते थे। अब तक उस राज्य के सेनापति, मंत्री, राजा स्वरूप सिंह और बड़े बड़े सूरमा सब जतन करके हार चुके थे। राजा ने उन डाकुओं पर बड़े भारी इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक उन डाकुओं पर कोई हाथ नहीं डाल पाया था, ना ही उनके बारे में कोई पता कर पाया था। वे आंधी तूफान की तरह आते, लूटपाट करते और सैकड़ों मील तक फैले घने दुर्गम और विकट जंगलों में गायब हो जाते थे। यह 30 डाकुओं का दल था, और इस दल के डाकू बड़े निर्मम और दुर्दांत थे। उनको किसी पर दया नहीं आती थी। इस प्रकार शांतिनगर राज्य कहने के लिए शांतिनगर था, लेकिन अशांति का अड्डा बना हुआ था। परमानंद ने शांतिनगर राज्य में उन्हीं घने जंगलों में कदम रखा। उसका घोड़ा सरपट दौड़ता जा रहा था, अतः उसने घना जंगल पार करके एक मैदान में प्रवेश किया। चलते चलते वह थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी वह गहरी नींद में सो ही रहा था कि पूरा मैदान घोड़ों के टापों की आवाज से गूंज उठा। कई घुड़सवार वहां आए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सोया पड़ा है और घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने आपस में इशारा किया। ये सभी वही दुर्दांत डाकू थे। एक डाकू उनके पास गया और सिरहाने से रखी पोटली खींच ली। आसपास और देखा, उसके पास कुछ भी नहीं था। वह पोटली लेकर अपने सरदार के पास पहुंचा और कहा, सरदार जी इसके पास यह पोटली है और इसके पास कुछ भी नहीं है। सरदार ने कहा, लाओ देखें इस पोटली में क्या है। पहले माल झटकते हैं, उसके बाद इस आदमी का काम तमाम कर देंगे। सरदार ने पोटली खोली तो उसमें लड्डू थे। सभी डाकू उस समय भूख से व्याकुल थे और प्यास भी लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सूझ रहा था। उन्होंने वहीं पास के कुएं से पानी भरवाया और सभी डाकू ने एक एक लड्डू ले लिया और लड्डू खा लिया और पानी पी लिया। लड्डू खाते ही उनको नींद आने लगी। वे सभी लंबा लेट हो गए। उधर खूब गहरी नींद सो चुकने के बाद परमानंद की आंखें खुली तो उसने देखा उसके चारों तरफ 30 लोग सोए पड़े हैं। वह आश्चर्य से भर उठा। उसने जब उन सबको हिलाकर देखा मगर कोई नहीं हिला। अब उसने उनको पहचान लिया था कि ये इस राज्य के डाकू थे जिनके बारे में उसने अपने राज्य में भी बहुत चर्चाएं सुन रखी थी। उसने सभी डाकुओं के कान काट लिए और एक चादर में बांध लिए। वह शांति नगर में जाकर एक सराय में ठहर गया। वहां उसने आराम से खाया पिया और सो गया। सवेरे उठकर वह नगर में घूमने के लिए निकला तो उसने देखा कि नगर के बीचों बीच चौक में एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई है। वहां सभी नगरवासी जमा हो गए हैं और ऊंचा सा एक मंच बन गया है जहां पर राजा और सेनापति बैठे हुए हैं। मैदान में 30 डाकुओं की लाशें रखी हुई थी। सभी नगरवासी बड़े हर्ष से बता रहे थे कि मंत्री और सेनापति ने डाकुओं का सफाया कर दिया है, उन डाकुओं को मार डाला है, इसलिए आज उन्हें वीरता का पुरस्कार मिलेगा। परमानंद भी वहां आकर तमाशा देखने लगा। महाराज अब पुरस्कार की घोषणा करने जा रहे थे। तभी परमानंद उनके सामने पहुंचा और बोला, महाराज इन सेनापति जी ने इन डाकुओं को मारा है ना, तो इनसे पूछिए इनके कान कहाँ हैं। अब तक किसी ने डाकुओं के कान नहीं देखे थे और जैसे ही परमानंद ने बोला तो उनके कान देखने के लिए झुक पड़े। यह क्या,
यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, उन डाकुओं के कान तो वास्तव में ही नहीं थे। राजा ने पूछा, बताओ सेनापति जी, इन डाकुओं के कान कहाँ हैं? अब तो मंत्री और सेनापति जी लोग बगले झांकने लगे। वे कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। तभी परमानंद सामने आया और कड़क कर बोला, यह क्या जवाब देंगे? डाकुओं को मैंने मारा है और श्रेय ये लोग ले रहे हैं। राजा ने मंत्री और सेनापति से पूछा, क्यों सेनापति जी, क्या ये सही कह रहे हैं? सेनापति ने कोई जवाब नहीं दिया। यह क्या जवाब देंगे कहते हुए परमानंद ने वह चादर खोलकर डाल दी जिसमें डाकुओं के कान थे और महाराज से कहा, महाराज, इन डाकुओं को मैंने मारा है और सेनापति जी इसका श्रेय अपने आप झूठा ले रहे हैं। महाराज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसी समय सेनापति को उसके पद से हटा दिया और परमानंद को अपने राज्य का सेनापति बना लिया और उसी समय उन्होंने ससम्मान उन्हें 30 मारखा की उपाधि दे दी। अब शांति नगर के सेनापति परमानंद बन चुके थे। उनको भी यह अनाशाय मौका मिला था। अब परमानंद के लिए धन और शान और शौकत की कमी नहीं थी, मगर अभी उनकी असली परीक्षा बाकी थी और सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, 30 मारखा ने आगे कौन कौन से बड़े कार्य किए, क्या क्या रंग दिखाए और इनके सबसे छोटे भाई ने भी अपना क्या जलवा दिखाया, यह जानने के लिए आपको हमारे अगले भाग का इंतजार करना पड़ेगा। कहानी 3 अजब भाइयों की गजब कहानी का दूसरा भाग मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक कमेंट कर दें